हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हुए जो हम एलटी ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 50 प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन। और हमारे चैनल पर 6 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं एग्जाम में और उनको कैसे डील करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुँचे। एक एक वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोर वर्ड्स और फ्रेजेज हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। चूज द इनकरेक्ट पार्ट और फ्रेज फ्रॉम फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो हमें इसमें से कौन से पार्ट में एरर है उसको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, द मैनेजिंग डायरेक्टर मेड मी टू रिवाइज द ड्राफ्ट ऑफ द कंपनीज रिपोर्ट 3 टाइम्स। तो कह रहा है इसमें किस पार्ट में गलती है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मेड मी, अब कॉन्सेप्ट होता है मेड का। मेड कहती है, मेड होती है पॉजिटिव वर्ब। मेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, बेयर इन्फिनेटिव आएगी या बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और यहाँ क्या दिया है, यह दिया है फुल इन्फिनेटिव। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, फुल इन्फिनेटिव है। तो इसी पार्ट में क्या है, एरर है, बाकी किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या क्या आएगा, यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली रिवाइज का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू, द इन्फिनेटिव विदाउट टू। प्लेन जैसे बोलते प्लेन इन्फिनेटिव। चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड हैज बीन फॉर्म्ड बाय सफिक्सेशन ओनली, नो चेंज इन द रूट वर्ड। तो इसमें क्या बुझ रहा है, सफिक्सेशन बुझ रहा है। तो कौन से शब्द है जिसका प्रयोग सफिक्सेशन से हुआ है और उसमें मूल परिवर्तन नहीं किया हुआ है, मूल परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ जो है वो कैसे बना है, ये वर्ब है। स्ट्रेंथ एक नाउन होता है, इससे बनी है स्ट्रेंथन। डिसाइड बना है डिसीजन से, और डीप बना है डेप्थ से। ये क्या है, ये वर्ब का रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें सफिक्सेशन जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है चाइल्ड में। आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड एक ऐसा शब्द है, उसमें हुड लगा है। हुड क्या है, सफिक्स लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें क्या लगा, सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है हुड, और जिसका मूल परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल इसका बिल्कुल मूल परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हुड लगाकर इसके वर्ड को सफिक्सेशन बनाया गया है। विच वर्ड इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन जीरो डेरिवेशन। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जीरो डेरिवेशन कन्वर्जन करते हुए उसमें किसी प्रकार का कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहा है। तो ये कौन सा शब्द है, ध्यान से देखेंगे। हैप्पी, हैप्पी से बना है हैप्पीनेस, टीच से बना है टीचर, हैप्पी से बना है हैप्पीनेस, और टीच से बना है टीचर, और मिस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड से बना है मिस अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के बनाया गया है। लेकिन एक जो सी नंबर दिया है आपका टू बोटल बना है फ्रॉम बोटल से, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। द बोटल क्या होती है, नाउन होती है, उससे क्या बना है, वर्ब बनी है। विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी अफिक्स
विदाउट एनी सफिक्स। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें किसी प्रकार का डेरिवेशन नहीं, जीरो डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेपर में आ जाता है टीजीटी 2021 वाले में। तो कह रहा है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिस्पेंसिबल। और ध्यान से देखेंगे इसमें क्या रहा है, इनडिस्पेंसिबल, तो इसमें आता INDI, इन लिखेंगे, डिस लिखेंगे, पेन अलग लिखेंगे। ध्यान से देखें, इसमें लिखना होगा आई इन डिस, तो थोड़ी देर लिखना पड़ेगा, इन आएगा, डिस आएगा, और आएगा पेन, पेंस, फिर आएगा अलग एबल आएगा। इसमें क्या आता है, लास्ट में एबल आता है। अगर तुमने एबल कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। इसमें तो इन डैश कर दिए, डैश कर दिया, इसमें क्या है, डैश कर दिया है, डिस कर दिया है, लेकिन आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसेंशियल, इसका मतलब होता है इसेंशियल, इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, इसेंशियल। ये पेपर में पूछा सकता है, एंटोनियम सिनोनियम्स में भी पूछा जा सकता है। इसेंशियल आवश्यक होता है, इनडिस्पेंसिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें इबल का प्रयोग किया जाता है, इनडिस्पेंसिबल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बटालियन की स्पेलिंग बताना है। बटालियन की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, BTT होती है, बाटा, और फिर आता है बाटा, बाटा लिखने के बाद आता है लाइन, हमारा आता है शेर। इसमें क्या आता है, शेर आता है। बटालियन ये होती है बाटा प्लस लाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या गलती है, इसमें T नहीं आ रही है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट है। सी गलत हो जाएगा, इसमें ई आ रही है, इसमें आ रही है एक टी आ रही है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है, बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इज रिटन बाय A.G. गार्नियर, दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये पूछ रहा है किस कलेक्शन से लिया गया है और कब पब्लिश हुआ था, जो कलेक्शन आया था वो कब पब्लिश हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A.G. गार्नियर का। तो कौन से कलेक्शन में लिया गया है, ये लिया गया है लीव्स इन द विंड 1919। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीव्स इन द विंड, ऑफ द विंड नहीं है, इन द विंड है, ध्यान रखेंगे, इन द विंड, लीव्स इन द विंड में लिया गया है। एग्जामिनर आपको भ्रमित कर सकता है, तो ये लिप्स ऑफ द विंड को ध्यान रखें, इसमें इन और ऑफ का फर्क है, लिप्स इन द विंड आई थी, ठीक है, ध्यान रखना। Which one of the following names is not mentioned in the essay in defense of ignorance? तो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में किसका नाम मेंशन नहीं किया है, तो किसका नाम नहीं किया है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का नाम उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है। उसमें प्लेटो का नाम लेते हैं, दांते का नाम लेते हैं, थॉमस ब्राउन का नाम लेते हैं, लेकिन सोक्रेटिस का नाम नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे। प्लेटो कहते हैं कि देयर आर थिंग्स दैट एवरी प्लाउ बॉय नाउ टूडे विच वर हिडन फ्रॉम प्लेटो एंड सीजर एंड दांते, तीनों का नाम लेते हैं। प्लेटो, सीजर और दांते कहते हैं जो गांव का लड़का होता है वो ज़्यादा जानता है खेतों के बारे में, लेकिन दांते दांते सीजर और प्लेटो से ज़्यादा नहीं जानता। भले ही वो खेतों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, लेकिन उनसे ज़्यादा विद्वान नहीं कहा जाएगा, ये कहते हैं। और थॉमस ब्राउन जो होता है उससे कहते हैं वल्गर, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी वल्गर एरर में लिखा था इन्होंने, जो वो रेफर देते हैं इनका बुद्धिमानी का। तो ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ऐसे है A.G. गार्नियर का, इसको जरूर पढ़ लें। वीडियो पर जितने भी फिक्शन पार्ट हैं सबकी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, उनको एक बार जरूर देख लें।
तो आएगा इसका सोक्रेटिस का नाम नहीं लेते हैं। दांते प्लेटो सीजर रखना, सीजर भी पूछा जा सकता है, सीजर का भी नाम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 8, हाउ डज द नरेटर अल्टीमेटली स्केप फ्रॉम द टाइट कॉर्नर। कहाँ से दिया है? टाइट कॉर्नर एट द क्रिस्टिस ऑक्शन हाउस, ये जगह का नाम है क्रिस्टिस ऑक्शन हाउस। इसको लिखा था लूकस ने, ये लिखा था लूकस ने, ईवी लूकस ने लिखा है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पूछा टाइट कॉर्नर दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। लोग अपने फिजिकल के बारे में बताते हैं, लेकिन जो ऑथर होता है, राइटर होता है, वो बताता है कि मेंटल टाइट कॉर्नर भी होता है। तो अपनी कहानी बताता है कि एक बार गया था वहाँ, तो उसने बोली, मजाक मजाक में बोली लगा देता है, बहुत लंबी बड़ा चढ़कर बोली लगा देता है, तो उसके पास खाते में केवल 63 पाउंड होते हैं उसके खाते में, और जबकि बोली बहुत तगड़ी लगा देता है। तो इसमें आंसर क्या रहा है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कैसे बचा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ओरिजिनल हाई बाइडर द रेड फेस्ड मैन। एक व्यक्ति आया था, इसने 4550 गिनीज 450 गिनीज की इसने बोली लगा दी थी। अब इसके प्राण हलक में आ गए थे, कह रहा था कैसे बचूं मैं यहाँ से। अब इतनी बड़ी बोली, इसके खाते में केवल 63 पाउंड थे। ये पूछा जा सकता है उसके खाते में कितने पाउंड थे? 63 पाउंड थे। अब बोली इसने बहुत तगड़ी लगा दी थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तब एक व्यक्ति जो आता है वो इससे ज़्यादा बोली लगा देता है उस पेंटिंग की, तब इसके प्राण बचते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि आज कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। तो सौदेबाजी में तो इसको फ़ायदा भी होता है। उसको कहता है ब्लोटोक्रेट कहता है उस व्यक्ति को जिसने इसको ज़्यादा पैसे लगाए थे। उस व्यक्ति को जो दूत बन के आया था, द ओरिजिनल हायर बाइडर द रेड फेस्ड मैन, उसका व्यक्ति का चेहरा था रेड फेस्ड मैन था, चेंज हिज माइंड बाय द पेंटिंग बैक फ्रॉम एक्स्ट्रा गिनीज। और उस व्यक्ति ने इसको वापस से उस पेंटिंग को खरीद लिया था 100 गिनीज ज़्यादा देकर। इसको फ़ायदा भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था, और इसके साथ पैसे भी नहीं थे, उसने वापस से खरीद लिया था इसको। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका। हाउ मच मनी डज द नरेटर एक्चुअली हैव व्हेन ही बिल्स द बिड फॉर 4050 गिनीज। तो इसके पास कितने खाते में रुपए होते हैं? तो ओनली 63 पाउंड इन हिज बैंक अकाउंट। उसके खाते में केवल 63 पाउंड्स होते हैं, और जबकि बोली कितनी लगा देता है? वो बोली लगा देता है 4050 गिनीज की, और जो एकदम उसकी बहुत ज़्यादा गलती होती है, लेकिन मजाक मजाक इतनी बड़ी लगा देता है, तो वो उधार मांगने पर नौबत आ जाती है पैसे की। उधार कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, तो संकट में पड़ जाता है। तो भाई अपनी कहानी को बताता है मेंटल कॉर्नर। इन A.K. रामानुजन्स obituary, what did the father leave behind after his death। तो obituary पूछ रहा है इसमें, उसके पिताजी क्या छोड़ गए थे। ये एक लेख होता है जो अखबार में छपता है, शोक संदेश होता है जो अखबार में छपता है। तो क्या छोड़ गए थे कि वह छोड़ गए थे उसके पिताजी डेब्ट कर्जा, डॉटर्स, सन्स एंड अ हाउस डेट लीड स्लोली। तो उसको कर्जा छोड़ गए थे ऑब्जरी में। तो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे कर्जे में डुबा दिया, बहन है इनकी शादी करनी थी, भाई, और एक ऐसा घर जो ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन A.K. रामानुजन्स obituary व्हाट डिड फादर लीव बिहाइंड। ये तो हो गया था, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द नरेटिव स्टाइल ऑफ एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो किसके लिए जानी जाती हैं? एन इंट्रोडक्शन है इनका, वो कमला दास का है, तो किसके लिए वो जानी जाती हैं? ये क्या थी? ये कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल है।
ये खुद के बारे में लिखी गई ये क्या है, पोयम है। कन्फेशनल पोइट कहा जाता है इनको, कन्फेशनल पोइट कहा जाता है इनको कमला दास। ये आत्मकथा और ऑटोबायोग्राफिकल लिखा गया है। कमला दास राइट्स इन पर्सनल ऑनेस्ट वॉइस रिवीलिंग प्राइवेट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। कमला दास बेझिझक होकर अपनी जो पोयम है वो लिखती हैं ईमानदारी से। उनकी जो आवाज़ होती है रिवीलिंग करती है प्राइवेट फीलिंग को। रखना है वो अपने हर चीज़ को शेयर करती हैं जिन्होंने महसूस किया है। उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी कमला दास की। इन द ओपनिंग लाइन्स कमला दास राइट्स क्या लिखती हैं, आई एम सिनर आई एम सेंट व्हाट इट्स, आई एम सिनर आई एम सेंट व्हाट डज हिज लाइन प्राइमरली सिग्निफाई। तो क्या दिखाती हैं, कहती हैं कि आई एम सिनर, ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है, यूजीसी नेट में तो कई बार आ चुकी है। आई एम सिनर आई एम सेंट, तो ये दिखाती हैं, तो ये दिखाती हैं हर मल्टी फैक्टेड आइडेंटिफाई बियॉन्ड सोशल लेवल्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका। ये पंक्ति समाज द्वारा निर्धारित श्रेणियों से परे बहुयामी पहचान को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमला दास राइट्स आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज राइट इन 2। मैं 2-3 लैंग्वेज को पढ़ लेती हूँ लेकिन 2 लैंग्वेज में लिख लेती हूँ और सपना केवल एक लैंग्वेज में देखती हूँ, भाषा में देखती हूँ। ये रेफर करता है। आई स्पीक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज राइट इन 2 ड्रीम इन 1। तो क्या दिखाती है, हर कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड ऑफ लाइफ, उसे क्या बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्लीजर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये होता है भोगवादी, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट होता है जो एक पर्सन ऐसा होता है जो बिलीव करता है दैट प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड ऑफ लाइफ। हेडोनिस्ट भोग व्यक्ति होता है, भोगवादी व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड। तो सरकार को क्या बोला जाता है, जो चलाई जाती है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कौन सी होती है, वो होती है नौकरशाही शासन, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता की सरकार होती है। ऑटोक्रेसी होती है एक राज्य कुछ होता है, मतलब तानाशाही होती है। और ओलिग्रेसी होती है भीड़ की शासन। तो ध्यान रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी की पेपर में पहले पूछ लेता है, तो ब्यूरो को ध्यान रखेंगे, इसमें 2 बार ए आता है। तो कैसे लिखी जाती है, BURE ब्यूरो, BUREAU एक्यूरेसी लिखा था। तो ध्यान रखेंगे, इसकी पेपर में स्पेलिंग भी पूछ लेता है। नौकरशाही शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ जब बीज रखी जाते हैं, जब बीज रखी जाती हैं, मधुमक्खी पालन होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो कौन सा होता है, मधुमक्खी पालन जो होता है वो कहाँ होता है, एपियरी में तो होता है, एपियरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपियरी। एपियरी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। और ध्यान रखेंगे, एबेरी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एबेरी का मतलब होता है जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो पाले जाते हैं। जो बर्ड्स उड़ते हैं वो उड़ते कैसे हैं, वो ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, इसमें क्या आती है, वी आती है, वी आती है। तो इस आकार से आप पहचान सकते हो कि जो बर्ड होते हैं वो ऐसे उड़ते हैं, तो इससे बी रिलेट कर सकते हो। एपेरी जो होता है बीज होती है, ए बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन कर सकता है एपेरी और एवियरी में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट
इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन को बताना है, तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा नरेशन वाले में। कह रहा है कि सी सैड, उसने कहा है आई विल फिनिश द वर्क टुमारो। ये टेंस है। रिपोर्टेड जो स्पीच है वो आपकी है पास्ट, सॉरी फ्यूचर में, और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी पास्ट टेंस में। इसके पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। तो ये बदल के क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा सी सैड डेट, आई क्या हो जाएगा सी, तो सी वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नरेशन। अब देखेंगे ऑप्शन, अगर जो मेंस का पेपर होगा उसमें ऑप्शन नहीं देगा, उसमें आपको बना के दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको बना के दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो ऑप्शन से काम चल जाएगा लेकिन वहाँ आपका काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखेंगे, तो ऐसे बनेगा सी सैड डेट, आई बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखो कौन से में टुमारो को टुमारो नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और देखो बिल का बिल नहीं रहेगा, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और सी कहाँ से आ गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी सैड सी वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, जब आपको मेंस का पेपर होगा वह लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ट्रिप। अब यहाँ टीचर क्या है, ये प्रीपोजिशन पार्ट है, तो अलॉन्ग विद आता है, तो उसके बाद वाली जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ये प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। अलॉन्ग विद क्या है, प्रीपोजिशन है, तो जिसका मतलब होगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट दिया एक वचन, तो यहाँ आर का क्या काम है, कोई काम है आर का, कोई काम नहीं, ये गलत हो जाएगा। द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ट्रिप, ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा, ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। इसमें भी वही गलती कर रहा है, इसमें वही गलती कर रहा है, और इसमें तो बर लगा दी, इसमें ये सब गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई वुड रादर, जब वाक्य में आता है आई वुड रादर आता है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आने वाली वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस में प्रयोग की जाती है, उसमें क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर टुमारो। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, वुड रादर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु नेवर डैश द ट्रूथ। अब ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द आता है, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो बहुवचन आता है, और ये क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो जिसका एंटीसीडेंट है राइटर्स। अब जो वर्ब आएगी वो राइटर्स के अकॉर्डिंग आएगी, ये राइटर्स के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखेंगे, जहाँ जो भी वर्ब आएगी वो आएगी राइटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ बहुवचन है और हु इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है राइटर्स। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ केवल क्या है, वन ऑफ है। अगर यहाँ ओनली वन ऑफ होता, ओनली वन ऑफ होता, ऐसे होता, ही इज ओनली वन ऑफ दोज राइटर्स हु नेवर डैश द ट्रूथ, तो यहाँ पर नहीं क्या था, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता अगर ओनली ऑल ऑफ द होता। अब क्या है कि वर्ब वन ऑफ है, तो यहाँ पर नहीं बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हैट्स जब आता है, जब सिंगुलर होता, ध्यान रखेंगे जो वर्ब होती है, जो बेस फॉर्म होती है वो बहुवचन होती है ऑलरेडी। अगर उसमें ऐसे ही यस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगी, अगर नाउन में लगा दोगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो नाउन और वर्ब में यही अंतर होता है कि अगर नाउन में ऐसे ही यस लगाएंगे तो बनेगी आपका बहुवचन, अगर वर्ब में लगाएंगे तो बनेगी सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में केवल 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनका बहुवचन बनाया जाता है, और किसी का भी बहुवचन नहीं बनाया जाता, इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, शी डिनाइड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, शी डिनाइड एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, शी डिनाइड एक्सेप्ट द प्रपोजल, शी डिनाइड डेट एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो ध्यान रखेंगे जो डिनाई होता है, डिनाई जो शब्द होता है डिनाई, इसका मतलब होता है मना करना।
डिनाई का मतलब होता है मना करना। जो डिनाई होता है ये अपनी बात क्या लेता है, ये अपनी बात लेता है जेरंड फॉर्म। इसमें क्या लेता है, जेरंड फॉर्म लेता है। ये होता है बी की बेस फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ये से होता है जेरंड फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे डिनाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको पहचाना आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 10 ईयर्स। ही इज लिविंग हेयर सिंस 10 ईयर्स। ही हैज लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ही लिव्स हेयर सिंस। जो सिंस का प्रयोग है ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया सिंस का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर। एजेज होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। द पार्ट ऑफ द डे, दिन की अवस्था होती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, जैसे टाइम में, जैसे बजे के लिए आता है, बजे है। और निश्चित समय कोई अवस्था है, दिन का कोई पार्ट है, उसके लिए क्या आता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। बाकी अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फॉर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अब सिंस दिया है सिंस। अब दो क्वेश्चन बचे। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यह तो सही है, समय का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब सिंस जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए नहीं आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं आता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो होता है अनिश्चित समय के लिए कौन आता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। पता होना चाहिए कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है। चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको कंपाउंड सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस कह रहा है कि ही विल इल, ही वाज इल, देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो कौन सा हो जाएगा, बी को जा रहा है इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो दो आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये क्या आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही वाज इल एंड सो ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड। वो मेहनत करता है सफल होने के लिए। ये उसका क्या पर्पज में जाएगा। वो क्यों करता है, क्योंकि वो सफल होना चाहता है। ये क्या है, पर्पज कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या बनेगा इसका आंसर, ये तो ए वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा वाला गलत है, ये क्या रीजन को बता रहा है, ये क्या आएगा, पर्पज बताएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पर्पज में कौन सा आता है, पर्पज में आता है सो डैट। सो डैट प्लस मे या माइट का आता है, वो डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है हमारा। तो यहाँ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है, पर्पज आएगा ये। नेक्स्ट, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ऑल दो ही बाज टायर्ड, यद्यपि वो क्या है, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ही कंटिन्यूड हिज वर्क, फिर भी वो काम कर रहा है। आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल कौन सा बनेगा, आप देखेंगे ध्यान से। जो बी वाला, ए वाला गलत हो जाएगा, बट का प्रयोग नहीं होगा इसमें सिंपल में, ये कंपाउंड सेंटेंस है। सी वाले में क्या नहीं करेंगे, बी कॉज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ही कंटिन्यूड हिज वर्क हार्ड एंड ही टायर्ड, तो ये कंपाउंड है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज टायर्डनेस, थके हो, इन स्पाइट का प्रयोग करेंगे, या करेंगे डिस्पाइट का। डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, और इन स्पाइट के बाद कभी ऑफ हटता नहीं है, ध्यान रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज टायर्डनेस ही कंटिन्यूड हिज वर्क। थकावट होने के कारण भी, बावजूद भी वो काम करता था। स्लीपिंग स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट हाउंटेड हिम विद मेमोरीज। अब कभी स्लीपलेस नाइट नहीं होती है, इसमें बता रहा है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, कभी स्लीपलेस नाइट नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें ट्रांसफर्ड एपिटाइट का प्रयोग किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड एपिटाइट। क्योंकि जो होती है नाइट, वो रात होती है, वो किसी स्लीपलेस कोई व्यक्ति होता है, लेकिन नाइट थोड़ी होती है स्लीपलेस। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिटाइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रकार के क्वेश्चन को लिया है। ही हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन,
उसका दिल कैसा था, पत्थर के जैसा था। ये इसने कंपैरिजन कर दिया विदाउट एनी यूज एज लाइक सो का प्रयोग करके। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेटाफर। इसका क्या हो जाएगा, मेटाफर का प्रयोग किया गया। मेटाफर तुलना कर रहा है बिना लाइक एज सो के, मेटाफर। उसका इधर कैसा था, पत्थर का था। हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट अदरनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके कॉलोनियल, ये कॉलोनियल के आ गए आपके। कॉलोनियल लिटरेचर आपकी दिया है स्ट्रक्चर में। कॉलोनियल लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग्स है। तो ये आपके कॉलोनियल लिटरेचर की कौन कौन क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट अदरनेस, तो किसने इसको पॉपुलराइज किया था पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में। तो कौन थे वो व्यक्ति जिसने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड सैड। ये कौन थे, एडवर्ड सैड थे, इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। और इनका एक वर्क था इनका वर्क था ओरिएंटलिज्म, जो आया था 1938 में, उसमें इस कॉन्सेप्ट को दर्शाया है इन्होंने। इनका वर्क था ओरिएंटलिज्म 1938 में। पूछा जा सकता है इसमें किस में आया था ये, तो उसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द सबाल्टर्न स्पीक इज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इसको किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गायत्री। ये हो जाएगी गायत्री चक्रवर्ती स्टेपीपक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। ये लिखा था इन्होंने 1988 में इन्होंने लिखा था ये वर्क। ये ऐसे है जो दिखाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को, फेमिनिस्ट को दिखाता है, थ्योरी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उधार कहेंगे, लिखा था कैन द सबाल्टर्न स्पीक, गायत्री चक्रवर्ती स्पीपक ने। विच नोवेल इज डायरेक्ट काउंटर नरेटिव टू हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो ऐसा कौन सा वर्क है जो क्या करता है, डायरेक्ट काउंटर करता है नरेटिव टू हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए, कौन सा वर्क है। तो ये कौन सा वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचेबे का, जो आया था 1958 में आया था। थिंग्स फॉल अपार्ट आया था, जो डार्क करता है कहाँ पर, हार्ट ऑफ डार्कनेस पर, चिनुआ अचेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड राइटिंग इन नेगेटिव लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ इंग्लिश, नेगेटिव लैंग्वेजेज इंस्टीड ऑफ इंग्लिश, तो कौन सा राइटर थे जो क्या लिखते हैं नेगेटिव लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ इंग्लिश के स्थान पर, तो कौन थे वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, न्युगी ओ वा थिंगोंग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है, कॉलोनियल लिटरेचर के का ये वर्क लिखते हैं, कॉलोनियल लिटरेचर लिखी है, जो एक साहित्यिक, जो अंग्रेजी उपनिवेशवाद की भाषा को माना है इन्होंने, अंग्रेजी की उपनिवेश भाषा को माना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ इंग्लिश के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई ब्रिडिटी इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है, हाई, ये टर्म है ध्यान रखना, हाइब्रिडिटी, तो किससे संबंधित है ये, इसका मतलब होता है सांस्कृतिक मिश्रण होता है। तो किससे संबंधित है ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, होमी का भाभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। और ये टर्म जो है, ये कॉन्सेप्ट है जो दिया है कॉलोनियलिज्म, ये कॉलोनियलिज्म का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी में दिया था, इनका वर्क आया था द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में, इनका वर्क था द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में, तो उसमें इन्होंने बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोवर बीच द सी ऑफ फेथ, इन डोवर बीच में सी ऑफ फेथ सिंबलाइज करता है,
तो ये किसको सिम्बलाइज करती है? डॉबर ब्रिज में। डॉबर ब्रिज जो आई थी 1867 में आई थी, 1867 में आई थी, ये 1867 में आई थी, ये ध्यान रखेंगे। और उसमें ये लाइन क्या दिखाती है? सी ऑफ फेथ। सी ऑफ फेथ किसको दिखाती है? तो दिखाती है रिलीजियस बिलीफ को। क्या दिखाती है? रिलीजियस बिलीफ को दिखाती है। पोएट यहाँ रिलीजियस बिलीफ को दिखाता है, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। कभी कहता है द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्स ऑफ ब्राइट ग्रिडल वर्ल्ड बट नाउ आई ओनली हियर द melancholy long withdrawing roar retreating the breath of the might or night wind down the vast edge dear and naked singleless of the world। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है डॉबर बीच। कभी खड़ा है समुद्र किनारे पर, शांत समुद्र को देख रहा है और उसको सुन रहा है, महसूस कर रहा है। मेलंकली इसकी आवाज़ है, जैसा मूड होता है वैसे उसकी आवाज़ है मेलंकली, तो उसको सुनना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इंजनिमा द इन थिंग्स फॉल अपार्ट में जो इंजन माँ है वो कौन है? वो कौन की कौन है? वाइफ है, डॉटर है, सेकंड वाइफ है, सिस्टर है, कौन है? तो ध्यान रखेंगे ये कौन है? इसकी डॉटर है, ये डॉटर है। और डॉटर किसकी है ये? बताए कमेंट में, ये डॉटर कौन सी पत्नी की है? ये इंजनिमा है, ये कौन सी डॉटर की, वो कौन सी पत्नी की डॉटर है? 3 पत्नी आती हैं इसकी, फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ। और फर्स्ट वाइफ का इसमें नाम नहीं जिक्र किया गया है। आप कमेंट बताएं कौन सी पत्नी की डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन्स डज द लास्ट लीफ टीच? तो क्या दिखाता है? लास्ट वो लीफ है वो क्या हमको सिखाता है? क्वेश्चन नंबर 36 में। ये किसने लिखा है? ओ हेनरी ने लिखा है, ओ हेनरी ने लिखा है इसको। तो ये क्या दिखाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंडशिप एंड सेल्फ लेस सेक्रीफाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉनसी जो है जो बीमार हो चुकी है, उसे निमोनिया हो चुका है और उसने उम्मीद खो दी है जीने की, और वो कहती है कि जो पेड़ का पत्ता है, लास्ट लीफ है, अगर वो गिर जाएगा तो मेरी भी मौत आ जाएगी। लेकिन उसमें एक करेक्टर है उसका जो पड़ोसी होता है, बेहरमन होता है, वो जीवन में कोई भी ऐसा अचीवमेंट ऐसा नहीं प्राप्त किया था जिसे वो जाना जाए, और ना उसने ऐसी कोई पेंटिंग बनाई थी जिसके लिए वो पहचाना जाए। इसलिए वो अपने आंधी होती है, तूफान आता है, बारिश होती है, उसमें एक ऐसी पेंटिंग बना देता है, ऐसी पत्ती बना देता है, आईवी लीफ बना देता है जो कभी वहाँ से गिरती नहीं है। वो आर्टिफिशियल होती है, बनाई हुई होती है, लेकिन वो रियल जैसी लगती है। उसकी किसी व्यक्ति की उम्मीद को बनाए रखती है, और जॉनसी की जो उम्मीद होती है कि वो मर जाएगी, लेकिन वो पत्ती को देखकर उसकी उम्मीद वापस चला लेती है कि वो पत्ती नहीं गिरती तो वो भी नहीं मरती है। तो उसके अंदर जो डर था वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस तूफान में बेहरमन की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बीमार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो जाता है। तो दिखाया गया है इसमें फ्रेंडशिप के बारे में और सेल्फ लेस सेक्रीफाइस के बारे में। किसी व्यक्ति ने अपनी प्राण की न्यौछावर कर दी है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए। तो जॉनसी की लाइफ बचाई थी बेहरमन ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विच वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय डील्स विद इंडियन विलेज लाइफ एंड मॉडर्नाइजेशन? तो कौन सा वर्क दिखाता है? गांव के बारे में दिखाता है। तो कौन सा था? नेक्टर इन अ सीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, नेक्टर इन सीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कमला मार्कंडेय का दिखाता है। इसमें वो हाईलाइट करती हैं रूरल स्ट्रगल को एंड सोशल चेंज इन इंडिया को दिखाती हैं। और यह आया कब था? 1954 में आया था। नेक्टर इन अ सीव पहला वर्क इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माई लास्ट डचेज द ड्यूक इज प्राउड ऑफ हिज। तो किस बात को कहता है कि आपने मेरी जो वो थी, वो कितनी पुरानी नाम था उसको तुमने खराब कर दिया। तो किस बात को कहता है वो? तो कहता है 900 साल पुराने नाम को कहता है कि तुमने 900 साल पुराने को मेरा मिट्टी में मिला दिया,
मिलाने को कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे, तुम मुस्कुराती हो हर व्यक्ति को देखकर, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और व्यक्ति है, फूल लेने वाला है, माली है, कोई भी है, उसको देखकर तुम मुस्कुराती हो, सेम स्माइल देती हो जैसे मुझे देती हो। तो तुम छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करती हो, तो तुम मेरा नाम क्या कर रही हो, खराब कर रही हो। तो वही कहता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो ड्यूक होता है वो रिवील करता है हर इंटीमेट प्राइड, एस्ट्रोकेटिक लिप्स को करता है। स्पीकिंग टू इनवॉय अबाउट अरेंजिंग हिज नेक्स्ट मैरिज, द एग्जैक्ट लाइन माई गिफ्ट ऑफ 900, कहता है माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडी अ गिफ्ट। तो मेरे 900 साल को खराब कर रही हो, तो उसे वो कमा लेता है और मरवा देता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लास्ट डचेज सोज डेट मोस्ट प्रोबेबली द स्पीकर। तो कौन सा स्पीकर होता है जो ओरिजिनली होता है, उसका नाम बताना है जो ओरिजिनली दिया है। जो लास्ट डचेज आई थी 1842 में आई थी, उसका नाम क्या था जो रिप्रेजेंट करता है ड्यूक, ड्यूको ऑफ फेरेरा। तो क्या नाम था उसका, उसका नाम था अल्फोंसो, अल्फोंसो सेकंड ईस्ट द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा। ध्यान रखेंगे इसको, ये क्या है ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जी, क्या है हिस्टोरिकल कनेक्शन इस पोएम का लास्ट डचेज का। ध्यान रखेंगे पैरा पेंडोल्फ जो होता है, पेंटेड होता है, पेंट होता है, पेंट करता है उस लास्ट डचेज की पेंटिंग को, पैरा पेंडोल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फोंसो सेकंड स्टेट द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा। ये क्या हिस्टोरिकल फिगर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलिसिस, यूलिसिस इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है ये यूलिसिस, तो ये किस पर बेस्ड है, जो आई थी ये 1842 में पब्लिश होता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम है यूलिसिस, 1842 में आई थी। वो किस पर आधारित है, जो पेनेलोप है ये रेफर करता है, जो पेनेलोप है वो कौन उसकी वाइफ होती है, तो किसको रेफर करती है, ये कब आई थी, ये करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांतेस इनफेर्नो कैंटो, कैंटो ये 26 है, ध्यान रखेंगे ये क्या है 26 है, ये रोमन है, ये 26 में क्या करता है, ये आई थी, इसे इसने लिया है, ये यहाँ से ये वर्क लिया है, दांतेस इनफेर्नो से कैंटो 26। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 41 किड्स पोएट्री वाज नॉट imitated in dead deed of Shakespeare's but Shakespeare's whose comment is this। तो कौन इस कमेंट करता है किड्स को लेकर, तो इस किसने कमेंट किया है, तो कौन कमेंट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट करता है मैथ्यू आर्नोल्ड। कौन करता है, मैथ्यू आर्नोल्ड करता है। किड्स पोएट्री वाज नॉट imitated in deed of Shakespeare's but Shakespeare's whose कमेंट जी कहता है किड्स, और वो सॉरी मैथ्यू आर्नोल्ड करता है, मैथ्यू आर्नोल्ड इसमें कमेंट करता है। और ये कमेंट करता कहाँ है, ये कमेंट करता है अपने जो था उनका वर्क था वाट्स द इंग्लिश पोएट्स, जो लिखा था आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको लिखा है, अपने ऐसे में करता है जो लिखा था किड्स के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू वाट्स द इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स वाज ए ग्रीक, ये किसने बोला था, ये बोला था पीबी शैली ने, पर्सी बाई शैली ने इस बात को बोला था, क्या है वो ग्रीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला ब्ले डेम सेंट मर्सी इज रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड, तो पब्लिश कब होती है, तो पब्लिश होती है 1820 में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का, 1820 में पब्लिश होती है लवली डेम्स सेंस मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑन ऑफ
जो लास्ट लेटर्स अ पोइट रोट, जी को किसके बारे में बता रहा है, ये लिख रहा है तुम्हारा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स लिख रहा है इफ आई वुड डाई, इफ आई वुड डाई, अगर मैं मर जाता हूँ, इसमें बताना ही है आपको। तो ये किसने लिखा है, इफ आई शुड डाई आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क बिहाइंड मी, नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमोरी, बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, मैं हमेशा प्रेम करूंगा प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को इन ऑल थिंग्स, एंड इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेड बाई माई सेल्फ रिमेंबर, रिमेंबर रिमेंबर फाइंड आउट द पोएट। तो कौन थे, जॉन जॉन कीट्स, में पहले बता दिया था। इफ आई शुड डाई, इफ आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क बिहाइंड मी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही है इंपॉर्टेंट लाइन है ये जॉन कीट्स की। ये जॉन कीट्स कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, जॉन कीट्स कह रहे हैं, जॉन कीट्स साहब कह रहे हैं। इस लाइन को याद रखने, इफ आई शुड डाई, तो डाई आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क बिहाइंड मी, नथिंग मी माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई, ऐसा कोई वर्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, छोड़ा है मैंने जिससे कि मुझे लोग जाने मेमोरी, बट आई लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी all things, and I had time I would have made my remember। तो इस लाइन को याद करना, इसमें कंडीशन का भी प्रयोग कर दिया, थर्ड कंडीशनल का, इस लाइन को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जॉन कीट्स हो जाएंगे। द पोएट ओड टू द बेस्ट विंड, ओड टू द बेस्ट विंड जो लिखी थी शैली ने, एंड्स विद द ऑप्टिमिस्टिक टोन, उस टोन वो जो लिखी थी वो लास्ट लाइन क्या है, तो लास्ट लाइन के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सी लाइन है, तो लाइन थी इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इफ विंटर कम्स। एक है रिटोरिकल क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना ये रिटोरिकल क्वेश्चन भी है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको लिखा है पीवी शैली ने, जो आई थी 1819 में। कब आई थी, 1819 में आई थी। प्रोवर्ब है हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर का सही अंग्रेजी अनुवाद चुनें, इसका आपको अनुवाद चुनना है। ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट, ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ सकता, ध्यान रखना है। ऐसा दिया है, एलिफेंट हैज वन सेट ऑफ टीथ ऑफ ईटिंग एंड अनदर फॉर सोइंग, तो ये आंसर नहीं होगा, जो दिखाने का होता है। जैसा दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगी। सम पीपुल हैव डिफरेंट फेसेस और डिफरेंट सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। अपीरेंस एंड डिसेप्टिव ये भी नहीं होगा, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी कह रहा है टू हैव वन थिंग फॉर यूज एंड अनदर फॉर शो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, ये प्रोवर्ब है, इसका भी पूछ रहा है हिंदी अनुवाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का। अब ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं होगा। वन प्रोमोग्रेनेट फॉर ए 100 पेशेंस, वन फ्रूट एंड 100 डिजीज, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। टू मैनी क्लिमेनेंट्स फॉर स्कार्स रिसोर्स, बता रखेगा ये अनार है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। पोम ग्रेनेट, POMEGRANAT, लास्ट में क्या था 8 आता है, ध्यान रखना ये इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि प्रोवर्ब है, इसका मतलब बताना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा काम आता नहीं, जो एग्जैक्ट मीनिंग दिया है उसको आंसर नहीं करेंगे। द कोर्टयार्ड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, जिसको कुछ काम नहीं आता है वो अपने औजारों को कोसता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम है ए पीस ऑफ केक रेफर टू समथिंग, तो ये क्या होता है, किसको रेफर करता है, ये ईडियम्स है, इसका मतलब होता है वेरी इजी। क्या होता है, वेरी इजी टू डू, किसी काम को करने के लिए बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान काम होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
कह रहा है विच वर्ड इज सिनोनियम्स विद क्वेल। क्वेल का आपको बताना है सिनोनियम्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, सप्रेस करना होता है। किसी चीज़ को सप्रेस करना होता है, दबाना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, कल 8 नंबर आएगा। तो बस हमसे जुड़े रहें, आपकी प्रैक्टिस कराना हमारा जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बस एक भी प्रैक्टिस को मिस ना करें, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है ये। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा तोप नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन ही करने आने चाहिए। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।